हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज वेदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब चाहे वो प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उनकी जो इनकम है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होती है नॉर्मली। हाउएवर, अगर कोई एसएससी ये प्रूव कर देता है कि उसका तो मेन काम ही, उसका बिजनेस ही लीजिंग आउट प्रॉपर्टीज़ है, तो उस केस में ज़रूर उसकी फिर ये, चाहे फिर ये कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, ये प्रॉपर्टीज़ फिर उसकी टैक्स्ड होंगी अंडर द हेड बिजनेस इनकम। लेकिन अगर एक बार वो ऑप्ट कर लेता है तो वो बार बार लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई वैकेंट लैंड है तो उसकी जो इनकम जो होती है वैकेंट लैंड की, वो या तो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा इफ़ एन ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी कैरीज हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन ऑन सच प्रॉपर्टी देन एनुअल वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज निल। अगर कोई भी एसएससी अपनी ही प्रॉपर्टी में अपना कोई बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन करता है तो उस केस में उसकी जो एनुअल वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस जो ली जाएगी वो निल ली जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एनुअल वैल्यू उसकी निल मानी जाएगी, क्योंकि वो ना तो उसने लेट आउट की हुई है, तो और इवन वो अगर रेजिडेंशियल यूज़ नहीं भी कर रहा है लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर रहा है, तो ऐसे केस में एसएससी को रिलीफ दिया गया है। अब हम समझते हैं कि जनरली कैसे कंप्यूट की जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की वैल्यू लिखते हैं पूरे साल की कि क्या वैल्यू रहेगी किसी प्रॉपर्टी की, जिसको कि हम आगे भी समझेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके बाद उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि पेड बेसिस पे डिडक्ट किए जाते हैं वो लेस करते हैं, क्योंकि ये पेड बेसिस पे हैं तो ये चाहे पिछले सालों के भी अनपेड वाले इस साल पे किए हैं तो वो भी डिडक्ट हो जाते हैं इसमें से। इसके बाद जो भी नेट एनुअल वैल्यू आती है उसका 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, जो कि स्ट्रेट स्टैंडर्ड डिडक्शन है विदाउट एनी प्रूफ कि कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन स्ट्रेट मिलती है। उसके बाद अगर कोई लोन लिया हुआ है एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो उसका इंटरेस्ट वो जो पे करता है वो ड्यू बेस पे उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो वो लोन किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रेनोवेशन, लेकिन सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस। ये जो 24B की डिडक्शन है इसमें बहुत सी कंडीशंस हैं, हम आगे की स्लाइड्स में इसकी डिटेल में भी चर्चा करेंगे कैसे कैसे डिडक्शन मिलती है, कितनी कितनी मिलती है, किस किस केस में। क्योंकि यहाँ पर तो हम एक जनरल कंप्यूटेशन देख रहे हैं जिसमें कि लेट आउट भी प्रॉपर्टी हो सकती है या रेजिडेंशियल सेल्फ यूज़ की वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यहाँ पर तो हमने एक जनरल कंप्यूटेशन लिया है कि एक ब्रॉड आइडिया लिया है किस प्रकार से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाती है। और जो भी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी की वो नॉर्मल जो भी उस एसएससी के एप्लीकेबल स्लैब रेट्स हैं उस हिसाब से उसके ऊपर फिर टैक्स लगा दिया जाता है। कोई स्पेशल रेट कैपिटल गेन की तरह कोई स्पेशल रेट नहीं होता इसका, उसकी नॉर्मल इनकम में वो ऐड हो जाती है एसएससी की। तो अब हम जानते हैं कि वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा है कि सबसे ऊपर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ली जाती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम अब वो समझते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के रूप में अगर समझते हैं तो हमें जल्दी क्लियरली और हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फेयर रेंट 50,000 है किसी प्रॉपर्टी का, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है उस प्रॉपर्टी की 40,000, तो हम इन दोनों का हायर अमाउंट ले लेंगे। जो भी इन दोनों का हायर अमाउंट, इस केस में 50,000 है तो हम 50,000 ले लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है एज़ पर रेंट एक्ट, जो भी है उस प्रॉपर्टी का वो हम वैल्यू रख लेंगे अपने पास। उसके बाद फिर एक्चुअल रेंट भी देखा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट क्या है, वो भी हम अपने पास नोट कर लेंगे। अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसा कि हमारे एग्जांपल में है ए और बी, जो ए और बी है उन दोनों का लोअर जो फिगर है हम वो उठाएंगे। यहाँ पर इस एग्जांपल में लोअर फिगर स्टैंडर्ड रेंट की है जो कि 45,000 है, वो हम
नोट करेंगे। और उसके अलावा हम सेकंड देखेंगे कि एक्चुअल रेंट क्या है। अब इन दोनों में जो हाइयर है वो हम फिगर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट तो लो है, लेकिन ऊपर वाली 45,000 की जो फिगर है वो हमारी हाइयर है, तो GAV हमारी 45,000 यहाँ पर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट कंपोजिट रेंट है, यानी कि बिल्डिंग तो रेंट पे दे ही रखी है, साथ ही में उस बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ अदर एसेट्स या फैसिलिटीज़ भी रेंट पे दे रखी हैं, जो कि कंपोजिट रूप में रेंट पर वो बिल्डिंग दी हुई है, साथ में कुछ सर्विसेज भी अलाउ की गई हैं, उसका भी रेंट लिया जाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या वो इनसेपरेबल है या सेपरेबल है। मतलब लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग और लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट्स सेपरेबल हैं, क्या उनको सेपरेबल किया जा सकता है, या वो इनसेपरेबल हैं। अगर उनको अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, अगर उनको अलग अलग हम कर ही नहीं सकते हैं, जैसे लेटिंग ऑफ इक्विप्ड थिएटर है अलॉन्ग विद बिल्डिंग, तो जो भी पूरा का पूरा रेंट वो जो है हम या तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। तो इस केस में नथिंग विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सेकंड केस हम लेते हैं कि वो सेपरेबल है। मान लीजिए अगर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि बिल्डिंग का रेंट तो इतना है जी, और अदर सर्विसेज या अदर फैसिलिटीज़ जो इसमें हमने दे रखी हैं उसका रेंट इतना है, ये अगर हमें क्लियरली पता है तो हम उन दोनों को, क्योंकि वो सेपरेबल हैं तो इसलिए हम सेपरेट कर देंगे, और उनको सेपरेट करना ही है कंपल्सरीली। अगर वो सेपरेबल हैं तो सेपरेबल करना है, टू बी एलोकेटेड फॉर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड फॉर लेटिंग ऑफ अदर एसेट्स डिफरेंटली। तो उस केस में क्या होगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, जो भी जो रेंट है वो तो हमारा चार्ज होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी जो अदर जो जैसे लेटिंग आउट ऑफ AC या रेफ्रिजरेटर की जो सर्विस है, अगर उसका रेंट हमने फिर सेपरेट कर ही लिया है तो वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोपोर्शन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के केस में कैसे हम कैलकुलेट करते, कैसे कंप्यूटेशन की जाती है। नॉर्मली जो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि एसएससी ने खुद, जो जिसमें एसएससी रह रहा है, जो लेट आउट नहीं की हुई हैं, उसने खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड की हुई हैं, चाहे वो उसमें रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो एक सेपरेट थिंग है, उसको लेट आउट नहीं किया हुआ है उसने। तो उस केस में हम कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, तो इस केस में क्योंकि लेट आउट नहीं की हुई है तो GAV तो नील ही होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो उसकी नील ही होगी, क्योंकि लेट आउट नहीं है। तो ऑब्वियसली जब लेट आउट नहीं है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होंगे उसमें से लेस करने, क्योंकि ऊपर ही नील अमाउंट है, तो वो अलाउड नहीं होंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% की, ऑब्वियसली वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी उस केस में, क्योंकि ऊपर की फिगर ही नील है। तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेकिन एक फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर इंटरेस्ट, एक होम लोन लिया हुआ है अगर एसएससी ने, तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिल जाती है सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ ₹2 लाख, और वो इंटरेस्ट 1/4/1999 के बाद लिया गया होना चाहिए। ऑब्वियसली अब तो 2025 चल रहा है, तो ये बहुत पहले प्रोविज़न से जो जिसमें ये चीज़ें नहीं थी अलाउड, तो अब तो 2 लाख की डिडक्शन इसमें अलाउड है। तो अप टू 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट इसमें से अलाउड होता है, और वो ऑब्वियसली वो 2 लाख की फिगर माइनस में ही आएगी, क्योंकि ऊपर तो नीली है GAV, तो वो माइनस की जो फिगर है वो लॉस मानी जाती है, और वो लॉस हम कोई भी इंडिविजुअल या HUF, सिर्फ उनको ये फैसिलिटी है ये वाली, तो इंडिविजुअल्स या HUF उस लॉस को फिर सेट ऑफ कर सकती है फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, अगर इंडिविजुअल या HUF ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया है तो उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, और ना ही इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही इसका बेनिफिट इंडिविजुअल या HUF उठा पाएंगे। इसके अलावा
सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में एक पॉइंट और भी नोट करने वाला है कि कुछ केसेस में ये जो 2 लाख तक की जो हमने अभी इंटरेस्ट की डिडक्शन का जिक्र किया वो ओनली 30,000 भी है कुछ केसेस में। जैसे लोन ही सिर्फ रेनोवेशन के लिए लिया है अगर, तो ऑब्वियसली जब ओनली रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लोन लिया है तो वो न्यू हाउस या कंस्ट्रक्शन वगैरह के तो लिए लिया नहीं है, तो उसमें 30,000 की ही रिबेट ये इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। और एक और केस भी है कि चाहे लोन वो मेन लोन भी चाहे क्यों ना हो, अगर वो लोन कंस्ट्रक्शन या फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए भी अगर लिया है तो उस केस में अगर 5 साल तक भी वो प्रॉपर्टी अगर कंस्ट्रक्ट नहीं की गई है आफ्टर द ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, उसके भी 5 साल बाद अगर वो प्रॉपर्टी तब भी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो 30,000 की ही उस केस में भी रिबेट ये जो डिडक्शन है वो रेस्ट्रिक्ट रहेगी अप टू ₹30,000। तो फ्रेंड्स बजट 2025 पेश किया जा चुका है और उसमें असेसीज के लिए हाउस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कुछ फर्दर कुछ सोप्स अलाउ किए गए हैं। उसमें अब ये है कि जो एसएससी अपनी 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ जो सेल्फ हाउस ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ जो वो ट्रीट करता था कि क्योंकि एसएससीज इवन बिफोर बजट 25 भी एसएससीज अपनी कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकते थे और उनकी जीएवी नील मानी जाती थी। लेकिन उसके लिए ना उनको कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रूव करनी होती थी कि मैं इन हाउसेस में इसलिए नहीं एक्चुअली ऑक्यूपाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी एम्प्लॉयमेंट कहीं और है या मेरा बिज़नेस कहीं और है, ये सब प्रूव करना पड़ता था एसएससी को। तो ये प्रूव करने के बाद फिर वो कोई भी 2 हाउस अपनी प्रॉपर्टीज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान सकता था। लेकिन बजट 25 के बाद से ये जो प्रूव करने वाली बात है, जो कंडीशंस को प्रूव करने वाली बात है वो हट गई है, अब उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एसएससी कोई भी अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज़ ट्रीट कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन वो रेंट पे नहीं होनी चाहिए, लेट आउट तो होनी ही नहीं चाहिए, तभी तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड। सिर्फ वो ऑक्यूपाई अगर नहीं भी की हुई है उसने एक्चुअली में तो भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट हो जाएंगे। इसके अलावा 24B की जो डिडक्शंस होती हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए वो ओवरऑल उसकी लिमिट 2 लाख ही रहेगी, चाहे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज़, ओवरऑल लिमिट 2 लाख ही रहेगी। जो हमने पिछली स्लाइड में जो ये वाली हमने अभी अभी देखी थी, ओवरऑल 2 लाख ही लिमिट रहेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी। अब हम आते हैं जो लेट आउट प्रॉपर्टीज़ हैं या इवन डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ तो वो हो गई जो एक्चुअली में तो लेट आउट नहीं की है एसएससी ने, लेकिन उसको डीम्ड माना गया है लेट आउट। मान लीजिए किसी के पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से 2 तो वो ऑब्वियसली ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो उसकी चॉइस की होंगी, 2 कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड तो कर ही लेगा ट्रीट जो कि लेट आउट नहीं की गई हैं। लेकिन बाकी की 2 का क्या, तो बाकी की 2 प्रॉपर्टीज़ को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा अगर उसने एक्चुअली लेट नहीं भी की हैं, या एक लेट आउट नहीं किया तो जो लेट आउट नहीं किया उसको फिर वो डीम्ड टू बी लेट आउट ही तो माना जाएगा। तो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ की भी जीएवी ली जाएगी एज़ पर जीएवी रूल्स जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखे थे, जीएवी कैलकुलेट करने के रूल्स, अगर हम उनको दोबारा भी एक बार देख लें। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसमें हम 3 चीज़ें ABC हमने 3 तरह के रेंट लिए थे। हालांकि डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में C पॉइंट जो है एक्चुअल रेंट का वो नहीं लिया जाएगा। तो जब एक्चुअल रेंट लिया ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली लोअर ऑफ A एंड B जो भी होगा वो ही हमारा GAV हो जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं ना उस केस में।
हम वापस आते हैं ना लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के केस में कंप्यूटेशन में। तो जब हमारी जीएवी निकल जाएगी एज़ पर द फार्मूला वी हैड जस्ट सीन, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस हो जाएंगे और फिर हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू भी मिल जाएगी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ में, लेट आउट में भी और डीम लेट आउट में भी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शंस 24B में जो भी अलाउड होती हैं वो मिल जाएगी। और ये लोन किसी भी तरह का हो सकता है लेट आउट प्रॉपर्टी में, चाहे वो परचेज़, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन या रिपेयर के लिए हो, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। विदाउट एनी लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ और पॉइंट भी नोट करने लायक हैं। अगर लॉस है यहाँ पर तो इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स अप टू ₹2 लाख, ओनली अप टू ₹2 लाख। अदर हेड से जो हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस है वो 2 लाख रुपए तक की ही सेट ऑफ हो पा सकती है फ्रॉम अदर हेड्स। अपने हेड से तो जितनी मर्जी लॉस होगी वो जितनी सेट हो सकती है वो तो करेगा ही कोई भी एसएससी। लेकिन इसमें भी एक और पॉइंट है, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ जो भी हैं उन्होंने अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया है, देन उस केस में ये जो लॉस आती है लेट आउट या डीम लेट हाउसेस में, वो ना तो अदर हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेम हेड में ही अगर ड्यूरिंग द सेम ईयर सेम हेड में ही कुछ हैं अदर प्रॉपर्टीज़ से कुछ इनकम है तो वो ज़रूर सेट ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि 24B में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो कि हम क्लेम करते हैं लोन की डिडक्शन, उसमें और क्या कंडीशंस हैं। तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल ओनली आफ्टर द प्रॉपर्टी इज़ कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले तो ये है कंडीशन कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई हो। हाँ, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन जो पीरियड है उसमें जो भी इंटरेस्ट टोटल दिया गया, पेमेंट किया गया है बैंक को या किसी को भी जहाँ से लोन लिया है, वो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा और उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले को, और उसको भी अगले 5 सालों में फिर 5 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आता है उनको अगले 5 सालों तक करके पूरा वो भी क्लेम किया जा सकता है एसएससी के द्वारा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये मिल तो जाता है पर उसमें ओवरऑल लिमिट 2 लाख की ही रहेगी। करंट का भी और प्री कंस्ट्रक्शन का भी मिला के ओवरऑल लिमिट 2 लाख तक की ही रहेगी उसमें, जैसा कि हमने देखा था सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। बाकी लेट आउट में तो कोई लिमिट है ही नहीं, जितना भी अमाउंट हो इंटरेस्ट का। इसके अलावा और पॉइंट जो नोट करने लायक है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टीज अलाउड इवन इफ लोन इज टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोन लेट आउट वाली प्रॉपर्टीज़ के केस में एक और फ़ायदा ये है कि लोन कहीं से भी लिया जा सकता है, इवन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से भी लिया जा सकता है। जबकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाले केस में जो 2 लाख का माइनस वाला जो हमें मिलता है वो लोन कुछ स्पेसिफाइड सोर्सेज से ही अलाउड है, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई या कुछ और, बहुत पूरी एक लिस्ट है, उसको हम अलग से रेफ़र कर सकते हैं इनकम टैक्स लॉज में, इनकम टैक्स सेक्शंस में, तो उसमें और डिटेल भी उसकी मिल जाएगी। हालांकि मेन यही डिटेल है कि वो फ्रेंड्स और रिलेटिव वाला उसमें वो अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टीज़ इज़ अलाउड अंडर बोथ द रिजीम्स विदाउट एनी लिमिट। तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ वाले एसएससीज हैं जिनको कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम वाले केसेस भी जिनके लिए एप्लीकेबल हैं, तो उनके केस में जो लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के केस में जो इंटरेस्ट है ऑन लोन वो दोनों ही स्कीम्स में अलाउड है और विदाउट एनी लिमिट अलाउड है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाली हैं वो अलग। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट को अलाउ होने वाली बात हो रही है तो वो अलाउड होता है। वो तो बाद में है कि अगर लॉस आ रहा है या क्या आ रहा है वो कैरी फॉरवर्ड न्यू रिजीम में कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो दोनों रिजीम्स में अलाउड होती है। अच्छा, अगर 24B की ही जो लोन की डिडक्शन अगर जॉइंट ओनर्स हैं तो कैसे कैसे मिलेगी? तो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ईच जॉइंट ओनर हु इज़ आल्सो को बोरोवर कैन क्लेम डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन द होम लोन
up to rupees 2 lakh each, and also a deduction on principal repayment including duty and registration under section 80C up to 1.5 lakh for each such joint owner। तो यहाँ पर joint ownership का बहुत फ़ायदा है एसएससीज को। हर एसएससी अपनी अपनी डिडक्शन ले सकता है और पूरी 2-2 लाख की हर एसएससी इंटरेस्ट वाली ले सकता है, और 1.5 लाख वाली जो 80C में मिलती है प्रिंसिपल रीपेमेंट्स वाली, वो भी अलग अलग हर एसएससी अपनी अपनी डिडक्शन पूरी ले सकता है। मान लीजिए जैसे 2 ओनर हैं तो ये इंटरेस्ट वाली जो है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की लिमिट तक की होती है जो, तो वो टोटल 4 लाख की हो जाएगी। अगर दो जो ओनर्स हैं अगर प्रॉपर्टी के, दोनों 2-2 लाख ले सकते हैं अपनी अपनी, बशर्ते कि उतना अमाउंट पे भी किया गया हो इंटरेस्ट का उनके द्वारा, क्योंकि वो तो एक मेन कंडीशन है ना कि अगर पेमेंट भी हुई होनी चाहिए उतने अमाउंट की। बाकी इन केस ऑफ जॉइंट ओनर्स डिडक्शंस आर अवेलेबल इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द लोन सब्जेक्ट टू एक्चुअल रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्चुअल रीपेमेंट तो होना ही चाहिए ना। बाकी डिडक्शंस जो हैं, अगर कई बार ऐसा होता है कि एक को ओनर तो ज़्यादा ईएमआई भर रहा है, ईएमआई का पोर्शन, और एक को ओनर कम ईएमआई का पोर्शन भर रहा है, तो जो ज़्यादा भर रहा है उसको ज़्यादा मिल जाएगी, जो कम भर रहा है उसको कम मिल जाएगी डिडक्शन, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इन द लोन के हिसाब से ही मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि को ओनर ज़रूर होना चाहिए, वो को ओनर एंड को बोरोवर ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो 10% का ही को ओनर क्यों ना हो, लेकिन को ओनर ज़रूर होना चाहिए और को बोरोवर भी। इसके बाद कुछ एडिशनल डिडक्शंस भी हैं जो इसके अलावा हमें एडिशनल मिलती हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सारा तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल डिडक्शन भी हैं, जो कि पहली है अंडर सेक्शन 80EE। हालांकि इसका अमाउंट सिर्फ 50,000 है, पर ये इन एडिशन टू दैट 2 लाख वाली जो है, इवन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो 2 लाख है उसमें भी ये ऐड हो जाएगी, फिर 2.5 लाख हो जाएगा टोटल सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी। बाकी लेट आउट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो वैसे ही कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की, तो ये डिडक्शन। और इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं 80EE की डिडक्शन के लिए कि कुछ इंडिविजुअल्स को ही मिल सकती है, और जो लोन है इसका वो लिया हुआ होना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। और अदर कंडीशंस भी हैं कि वैल्यू ऑफ द हाउस शुड बी रुपीज़ 50 लाख और लेस, लोन टेकन फॉर द हाउस मस्ट बी रुपीज़ 35 लाख और लेस, इंडिविजुअल नॉट ओनिंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन द डेट ऑफ द सेंक्शन ऑफ द लोन, मतलब उस डेट में कोई और प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट टाइम बायर। इसका मतलब 80EE की डिडक्शन जो फर्स्ट टाइम होम जो बायर है उसी को ही मिल पाएगी, फिर नॉट ओनिंग एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और डिडक्शन है एडिशनल जो कि 80EE है, वो भी इंडिविजुअल्स आर एंटाइटल टू डिडक्शन, लेकिन यहाँ पर ये 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट है, और ये भी ओवर एंड अबाउट 2 लाख मिल सकती है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक डिडक्शन ही मिल पाएगी, 80EE या फिर 80EE, क्योंकि इंडिविजुअल शुड नॉट बी एंटाइटल टू ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, वन ऑफ द कंडीशन है इस वाले सेक्शन में। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक मिलेगी। फिर जो लोन है वो बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 22 में ले लिया गया होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस शुड बी रुपीज़ 45 लाख और लेस। द इंडिविजुअल टैक्स पेयर शुड बी फर्स्ट टाइम होम बायर यहाँ भी, एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, लोन के अमाउंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा। आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।